अस्सलाम टू ऑल ऑफ यू, होप सो यू आर फाइन एंड डूइंग वेरी वेल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमने ऑलरेडी मेडिसिन स्टार्ट की हुई है और इससे पहले लेक्चर में जो है हमने माइक्रोसिटिक एनीमियाज के बारे में पढ़ा था और आज जो है हमारा जो है वो मैक्रोसिटिक एनीमिया के बारे में है। तो ये टॉपिक जो है थोड़ा-सा छोटा भी है, ठीक है? और इसमें ईज़ी भी है, ठीक है? और इसमें से आ जाता है एमसीक्यूज़, कभी-कभी पूछ लेते हैं, ठीक है? और एनआरई का जो पैटर्न है वो बिल्कुल ही चेंज हो गया है। मोस्टली जो है वो क्लिनिकल सिनेरियोज़ जो हैं उन पर एमसीक्यूज़ बनते हैं। तो आपको चाहिए कि यू हैव टू बिल्ड द कांसेप्ट स्ट्रॉन्गर देन एवर, ठीक है? तो इसलिए पढ़ो, अपने लिए पढ़ना, आपने किसी के लिए नहीं पढ़ना। तो आपको चाहिए कि आप जो है किताबे कीड़े बन जाओ आप, ठीक है? तो ताकि आपकी जो आगे प्रैक्टिकल लाइफ है उसमें भी काम आए ये चीज़ें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैक्रोसिटिक एनीमिया। पिछली वीडियो में मैंने एनीमिया करवाया था जो कि 1.5 घंटे की वीडियो बन गई थी जिसमें से आधा घंटा जो हमने बेसिक्स ऑफ द एनीमिया को देखने में लगा दिया कि एनीमिया की जो पार्टिकुलर सिम्पटम्स हैं वो क्या होती हैं जो कि सारी एनीमियाज में हमें देखने को मिलती हैं। फेलरनेस, टेकिकार्डिया वगैरह, ठीक है? डिज़्निया वगैरह, फटीग वगैरह जो है, वीकनेस वगैरह जो है, ये सारी की सारी सिम्पटम्स जो है वो हर एनीमिया में हमें देखने को मिलती हैं। उसकी एक ही रीज़न थी, अगर हम क्विक रिव्यू करें कि ज़ाहिर बात है जब एनीमिया होता है तो जो कैपेसिटी होती है आरबीसीज़ की कैरी करने की ऑक्सीजन को वो कम हो जाती है, तो हमारे जो पेरिफेरल्स के टिश्यूज़ होते हैं या लॉन्ग डिस्टेंस के जो टिश्यूज़ होते हैं उनको जो है वो ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, ठीक है? और ऑक्सीजन जब नहीं मिल पाती तो वो फिर जो है फटीग आपको देखने को मिलता है, वीकनेस वगैरह देखने को मिलती है। टैकिकार्डिया में इसलिए देखने को मिलता है हमारी जो बॉडी है वो कंपेंसेट कर रही होती है। हमारे डिजिटल ऑर्गन्स को या टिश्यूज़ को ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती, तो आपका ब्रेन सेंस करता है कि मे बी देयर इज़ अ डेफिशिएंसी ऑफ और यू कैन से कि वहाँ पर ब्लड का फ्लो कम है, तो टैकिकार्डिया इस तरह से आपको देखने को मिल सकता है। डिज़्निया में इसलिए देखने को मिलता है बिकॉज़ ऑफ देयर इज़ ऑनगोइंग हाइपोक्सिमिया ड्यू टू लैक ऑफ कैरिंग ऑक्सीजन कैपेसिटी ऑफ बाय रेड ब्लड सेल्स, ठीक है? तो ये है मोटा-मोटा क्विक रिव्यू क्यों हमें ये सिम्पटम्स अपीयर होती हैं, ये मैंने फिर से आपको अगेन बता दिया। बहरहाल हमारा जो आज का टॉपिक है वो है मैक्रोसिटिक एनीमिया। पिछली वीडियो में हमने आरबीसी इंडिसेस के ऊपर भी बात की थी और उसमें से जो है हमने 2 पर काफ़ी कंसंट्रेट किया था कि आपने तो एक तो हीमोग्लोबिन की जो वैल्यू है वो नहीं भूलनी, ठीक है? मेल एंड फीमेल के रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से और एक जो हमने बात की थी कि आपने जो है एमसीवी मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम जो है उसकी वैल्यू को नहीं भूलनी बिकॉज़ ऑफ इन 2 कंडीशन पर जो है आपका एनीमिया डिफाइंड होता है। एनीमिया या एचबी जो है वो कम हुई भी होती है, हमें पता लग जाता है कि देयर इज़ ऑनगोइंग एनीमिया लेकिन हम ये नहीं बताते कि इधर इट इज़ माइक्रोसिटिक, मैक्रोसिटिक और नॉर्मोसिटिक, ठीक है? तो ये डिफाइन करने के लिए हमने जो है एमसीवी को जो मद्देनजर रखते हुए फिर हम डिफाइन करते हैं कि या माइक्रोसिटिक है, मैक्रोसिटिक है या नॉर्मोसिटिक एनीमिया। तो आज हमने पिछली वीडियो में हमने माइक्रोसिटिक कर लिया था डिटेल में जिसमें हमने थैलेसीमिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया ये मेडिसिन की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सिडरोब्लास्टिक और एनीमिया ऑफ द क्रोनिक डिजीज जो है उसको हमने देख लिया था। एनीमिया ऑफ द क्रोनिक डिजीज जो है वो नॉर्मोसिटिक भी हो सकता है, वो माइक्रोसिटिक भी हो सकता है। ठीक है, बहरहाल हमने इसको माइक्रोसिटिक के तौर पर देखा था। आज हमारा टॉपिक है मैक्रोसिटिक एनीमिया। इसमें जो है आपको पता है कि एमसीवी जो है वो मोर देन 100 फेम्टोलीटर होगी, ठीक है? और ये 2 टाइप्स का हो सकता है। मैगेलोब्लास्टिक एनीमिया एंड द नॉन मैगेलोब्लास्टिक एनीमिया। मैगेलोब्लास्टिक एनीमिया एंड नॉन मैगेलोब्लास्टिक एनीमिया। अगर हम मैगेलोब्लास्टिक मतलब क्या? यहीं से समझ लो मैगेलो भरा, ब्लास्टिक मीन्स जो आपके सेल जो बन रहे हैं, इमैच्योर सेल बन रहे हैं, वो बड़े हो जाते हैं। हमें इनमें हाइपर सेगमेंटेड जो है वो न्यूट्रोफिल्स देखने को मिलते हैं। मैक्रो का मतलब ही क्या है कि आरबीसी का साइज़ जो है वो हमें इंक्रीज़ देखने को मिलता है, इसलिए हम मैगेलो इसको कहते हैं। तो इसमें 2 चीज़ें हम पढ़ेंगे और ये होता इसलिए कि इसमें डीएनए सिंथेसिस की इम्पेयरमेंट होती है। ठीक है? डीएनए सिंथेसिस अच्छे से नहीं हो पाती। तो हम कह सकते हैं कि ऐसी भी कोई भी चीज़ जो कि डीएनए सिंथेसिस को इम्पेयर करे, ठीक है? तो वो ये मैगेलोब्लास्टिक एनीमिया करवा सकती है। उसमें हमने पिछली वीडियो में भी पढ़ा था कि फोलेट जो है आपका ये कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है डीएनए सिंथेसिस में ये हेल्प करता है, ठीक है? तो फोलेट डेफिशिएंसी एनीमिया भी जो है वो मैगेलोब्लास्टिक है, ठीक है? उसके बाद विटामिन बी 12 जो है वो भी आपका जो है इस कैटेगरी में आता है, ठीक है? और इन दोनों एनीमिया में जो है आपको हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स देखने को मिलेंगी। यूजुअली जो है वो 3 टू 4 या 5 जो है आपको
लोब नज़र आते हैं न्यूट्रोफिल्स में, लेकिन इन केस ऑफ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में इसमें आपको जो है मोर देन 5 लोब जो है वो नज़र आते हैं, और दैट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है? अच्छा, एक और रीज़न है, हम एंटी कैंसर ट्रीटमेंट में एक ड्रग देते हैं जिसका नाम है मेथोट्रेक्सेट या 5-फ्लोरोयूरासिल, ठीक है? ये एंटी मेटाबॉलिक ड्रग्स हैं, ये आपके फोलेट को जो है वो डेफिशिएंट करती हैं। तो इनका एक साइड इफेक्ट भी है, एनआरई में भी हमसे गुज़ारा हुआ है, मेथोट्रेक्सेट का जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो साइड इफेक्ट क्या है? तो वो जो है फोलेट को डेफिशिएंट करवा देती हैं ये ड्रग्स, ठीक है? कौन-कौन सी हैं? मेथो ट्रेक्सेट होगी और एक है 5-फ्लोरोयूरासिल, ठीक है? ये जो ड्रग्स हैं ये फोलेट को डेफिशिएंट करवाती हैं, फोलेट जब अवेलेबल नहीं होगा तो होगा क्या? अल्टीमेटली मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, ठीक हो गया? अच्छा, उसके बाद है तो नॉन मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में इसमें डीएनए सिंथेसिस जो है वो इम्पेयर्ड नहीं होती, ठीक है? इसमें डायरेक्ट कुछ ना कुछ इफेक्ट हुआ होता है, लाइक इन लिवर डिजीज़ स्पेशली किन केसेस में, अगर तो वो अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ है। अल्कोहल जो है वो आपके लीवर को तो डैमेज करती है, साथ में आपके जो है बोन मैरो को भी जो है वो डैमेज करती है, ठीक है? माइटोकॉन्ड्रियाज़ को भी डैमेज करती है, इसलिए हमने देखा था पिछले लेक्चर में सिड्रोप्लास्टिक एनीमिया में जो है वो अल्कोहलिज़्म जो है वो मोस्ट कॉमन कॉज़ है, ठीक है? उसके बाद जेनेटिक कॉजेज़ भी हो सकती हैं जिसमें अमाइनो लेवुलोनिक एसिड सिंथेज़ की जो है वो डेफिशिएंसी हो जाती है, जो कि रेट लिमिटिंग एंजाइम है। उसके बाद हमने लेड पॉइज़निंग को भी पढ़ा था एज़ अ कॉज़ ऑफ सिड्रोप्लास्टिक एनीमिया, जिसमें जो है आपको जो लेड है वो फेरुचिलेटेज़ को और एमाइनो लेवुलोनिक एसिड सिंथेज़ को जो वो इनहिबिट करता है, वो जो इनकॉर्पोरेशन होती है आयरन की जो फॉस्फोआयरन के साथ, वो नहीं हो पाती, जिसकी वजह से जो है वो इम्पेयर्ड जो है आपके आरबीसीज़ बनते हैं, ठीक है? अच्छा, उसके बाद मेगालोब्लास्टिक हमने मैक्रोसाइटिक एनीमिया की क्लासेस पढ़ ली। मेगालोब्लास्टिक होता है जिसमें हमने फोलेट डेफिशिएंसी पर आज कंसंट्रेट करना है एंड विटामिन बी12 डेफिशिएंसी पर जो है वो कंसंट्रेट करना है। बाकी जो नॉन मेगालोब्लास्टिक है, इनमें से हमसे कुछ नहीं आता होता। बहरहाल आपको पता होना चाहिए कि इनमें कौन-कौन सी काज़ेज़ आ सकती हैं। अल्कोहलिज़्म आ सकती है, लिवर डिजीज़ आ सकती है, ठीक है? उसके बाद जो है हाइपोथायरॉयडिज़्म आ सकता है, ठीक है? तो ये सारी की सारी जो है इसमें जो है वो काज़ेज़ आ सकती हैं, ठीक है? तो हमारा सबसे पहला जो टॉपिक होगा वो होगा विटामिन बी12 डेफिशिएंसी एनीमिया, फोलेट डेफिशिएंसी एनीमिया और विटामिन बी12 डेफिशिएंसी एनीमिया। इनकी जो है सिम्पटम्स सेम होती हैं, सेम प्रेजेंटेशन के साथ आते हैं, विद डिफरेंस ऑफ ओनली वन थिंग कि विटामिन बी12 में जो है आपको देखने को मिलती हैं न्यूरोलॉजिकल जो है वो सिम्पटम्स आपको जो है वो उसमें देखने को मिलती हैं। तो विटामिन बी12 के बारे में हम थोड़ा-सा पहले कर लेते हैं, ओवरव्यू कर लेते हैं। आपको पता होनी चाहिए कि है क्या, क्या नहीं। तो चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पर, और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं कि विटामिन बी12 डेफिशिएंसी एनीमिया। मेरा पैड जो है वो थोड़ा-सा लैग कर रहा है बिकॉज़ ऑफ जो लैपटॉप है वो ज़्यादा ही काम कर रहा है, तो इस वजह से ज़रा जो मेरा जो ये स्टाइलस है ये लैग कर नज़र आएगा आपको। अच्छा, तो विटामिन बी12 जो है आपको पता नहीं चाहिए कि कहाँ मौजूद होता है। ये जो विटामिन बी12 है, इट्स ओनली फाउंड इन एनिमल फूड्स। क्या मसला है यार? लिखा भी नहीं जा रहा सही से। अच्छा, तो ये एनिमल फूड्स में जो है प्रेज़ेंट होता है। मीनिंग दैट कि जो स्ट्रिक्ट वेजिटेरियंस होते हैं लाइक इंडियंस हो गए, उनमें ये जो है विटामिन बी12 डेफिशिएंसी देखने को मिल सकती है, अनलेस कि वो विटामिन बी12 की जो सप्लीमेंट्स जो है वो नहीं ले रहे, लेकिन वो लेते हैं, ठीक है? अच्छा, तो एनिमल फूड्स में जो हमें देखने को मिलता है, दूसरी बात ये है कि ये टोटल बॉडी स्टोरेज है इसका सफिशिएंट होता है फॉर 2 टू 3 इयर्स और अप टू 5 इयर्स, किसी बुक कई बुक्स में लिखा हुआ है, और यू कैन से कि अगर बंदा आज से स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन बन जाता है, तो उसको विटामिन बी12 की जो सिम्पटम्स हैं, डेफिशिएंसी की सिम्पटम्स हैं, वो 5 साल बाद या 6 साल बाद जो है वो अपीयर होना शुरू हो जाएँगे, ठीक है? तो दैट इज़ सफिशिएंट फॉर 2 टू 3 इयर्स। अगर आज आपने बंद कर दिया है खाना, गोश्त वगैरह, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, सप्लीमेंट ऐड कर लो, दैट्स गुड फॉर योर फ्यूचर, ठीक है? अच्छा, अभी जो विटामिन बी12 है, आपके सलाइवा में जो है एक खास किस्म की प्रोटीन होती है जिसका नाम है आर बाइंडर्स, ठीक है? अब ये जो विटामिन बी12 है, ये इसके साथ अटैच होता है, ठीक है? आर बाइंडर जो है इसको ब्रोक डाउन करता है इंटू द ड्यूडेनम, ठीक है? ब्रोकन इंटू, ये सारी की सारी फिजियोलॉजी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? ताकि आपको पता चले कि एग्ज़ैक्टली जो है मैकेनिज़्म क्या होता है। तो ब्रोकन इनटू द दुओडेनम, ठीक है? बाय पैंक्रियाटिक एंजाइम्स, ठीक है? उसके बाद क्या होता है कि जब आर बाइंडर्स को फिर से समझ लो, आर बाइंडर जो है विटामिन बी12 को जो है वो आप अटैच करते हैं अपने साथ, ठीक है? ये समझ लो कि बस है जो लेके जा रही है आगे डेस्टिनेशन पर, ठीक है? अब जो आगे डेस्टिनेशन है वहाँ पर जो है
इस बस से उतारने के लिए आपका पैंक्रियाटिक एंजाइम जो काम करते हैं। फिर आगे एक और बस आती है जो कि आपका पेट जो है, स्टमक है, वो रिलीज़ करता है और वो है आपका इंट्रांसिक फैक्टर, ठीक है? और इंट्रांसिक फैक्टर जो है वो होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि इंट्रांसिक फैक्टर के साथ मिलकर जो है बी12 वो अब्ज़ॉर्ब होता है, ठीक है? कहाँ पर? ये एमसीक्यूज़ है और वो होता है टर्मिनल इलियम पर। तो ऐसी कोई भी डिजीज़ जो कि टर्मिनल इलियम को जो है वो इन्वॉल्व करी है या ऐसी कोई डिजीज़ जो कि आईवीएफ कह रहा हूँ, आईएफ को जो है वो डैमेज करी है, वो विटामिन बी12 डेफिशिएंसी एनीमिया करवा सकती हैं। कौन-सी डिजीज़ हो सकती है? टर्मिनल इलियम की बात करें तो हमने क्रोहन डिजीज़ अभी हमने नहीं पढ़ी, लेकिन क्रोहन डिजीज़ में हमें जो है वो देखने को मिलती है। क्रोहन डिजीज़ बेसिकली इसमें टर्मिनल इलियम ही इन्वॉल्व होती है और ये टर्मिनल इलियम से जो है वो असेंडिंग पैटर्न में ये जो डिजीज़ है प्रोग्रेस करती है, ठीक है? अच्छा इसमें जो है आपका व्हाट इज़ क्रोहन डिज़ीज़ एंड व्हाट इज़ अल्सरेटिव कोलाइटिस, इसमें मेन डिफरेंस ये है कि क्रोहन डिज़ीज़ में जो है वो आपका रेक्टम जो है वो स्प्रेड होता है और जो आपकी अल्सरेटिव कोलाइटिस है उसमें जो है रेक्टम जो है वो इन्वॉल्व्ड होता है। इसलिए कोलोरेक्टल कार्सिनोमा जो है वो मोस्ट कॉमन उसमें कोलोरेक्टल का जो रिस्क है वो अल्सरेटिव कोलाइटिस में ज़्यादा होता है, ठीक है? इसमें फिशर्स वगैरह या फिस्टुलास वगैरह का जो है वो ज़्यादा होता है रिस्क, ठीक है? अच्छा बहरहाल हमारा टॉपिक अलग है। समझाना मकसूद था कि टर्मिनल ऐसी कोई डिज़ीज़ जो कि टर्मिनल इलियम को इफ़ेक्ट करे या इंट्रांसिक फैक्टर को जो इफ़ेक्ट करे, तो वो ये विटामिन बी12 डेफिशिएंसी करवा सकती हैं। अब आईएफ जो है, ये किस डिज़ीज़ में हमें देखने को मिल सकता है? ये भाई साहब आपको पर्नीशियस एनीमिया का पता है? पर्नीशियस एनीमिया में होता क्या है कि पाइटल सेल जो है वो डैमेज हो जाते हैं, ठीक है? तो जब पाइटल सेल डैमेज होंगे, तो होगा क्या कि आपका तो एस एक तो एसिड नहीं बनेगा, दूसरी बात ये कि ये पाइटल सेल ही जो हैं ये आपका आईएफ जो है ये रिलीज़ करते हैं, ठीक है? अच्छा, ये जो पर्नीशियस एनीमिया है थोड़ा-थोड़ा मोटा-मोटा बता दूँ कि दिस इज़ ऑटोइम्यून डिसऑर्डर और ये टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है। लेट मी ड्रॉ हियर ये एक्चुअल में होता क्या है? ठीक है? ऑटोइम्यून डिसऑर्डर टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी ये रिएक्शन होता है अगेंस्ट द योर पाइटस सेल अगेंस्ट पाइटल सेल्स ये जो बातें हैं ये नहीं बोलनी टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी होता है हाइपरनिशियस एनीमिया क्या होता है एटसेट्रा एटसेट्रा ठीक है बहरहाल हम जब गैस्ट्रो पढ़ेंगे तो उसमें हम इस चीज़ को डिफाइन कर लेंगे, एक्सप्लेन कर लेंगे मज़ीद क्या होता है, लेकिन यहाँ पर मोटा-मोटा जो है कॉन्सेप्ट देना तो जो था वो ज़रूरी था, ठीक है? अच्छा, उसके बाद और कौन-कौन सी हो सकती हैं हाँ, गैस्ट्रेक्टमी हो सकती है, अगर किसी पेशेंट की जो वो गैस्ट्रेक्टमी हो चुकी है, तो उसमें भी जो पाइटल्स हैं जो है वो रिमूव हो सकते हैं, तो उसमें भी जो है आपको विटामिन बी12 डेफिशिएंसी देखने को मिल सकती है। तो ये थी मोटी-मोटी अभी काज़ीज़ हमने पढ़ी नहीं है, लेकिन मैंने साथ-साथ बता दी ताकि आपको इल्म होता जाए, ठीक है? अच्छा डिक्रीज़ इन अब आ जाओ कॉजेज़ पर। तो कॉलेज में सबसे जो मोस्ट कॉमन है वो है आपकी डिक्रीज इनटेक। ज़ाहिर बात है डिक्रीज इनटेक हमें किन में देखने को मिलता है जो कि स्ट्रिक्ट वेजिटेरियंस होते हैं, ठीक है? तो माल न्यूट्रिशन भी आपको देखने को मिलता है लाइक एल्डरली में या अल्कोहलिज्म के पेशेंट्स में, ठीक है? उसके बाद जो प्योर वेगन डाइट है जैसे कि मैंने पहले बता दिया कि जो स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन होते हैं उनमें आपको देखने को मिलता है। माल एब्जॉर्प्शन हो सकती है लाइक अगर इंट्रांसिक फैक्टर जो है वो नहीं प्रोड्यूस हो रहा, ठीक है? किसी भी वजह से, चाहे वो पर्नीशियस एनीमिया रीज़न है, चाहे वो गैस्ट्रेक्टमी है, तो ये इसके एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन बी12 की आईएफ जो है वो रिक्वायर्ड होता है। तो माल एब्जॉर्प्शन में आपको देखने को मिल सकता है लाइक पर्नीशियस एनीमिया, ठीक है? उसके बाद जो है पैंक्रियाटिक इनसफिशिएंसी हो सकती है, ठीक है? यहाँ पर हमने देखा था कि आर बाइंडर्स के साथ जो ये अटैच होता है ड्यूडेनम तक जाता है जहाँ पर पैंक्रियाटिक एंजाइम जो है इसको सेपरेट करते हैं, ठीक है? ब्रेक डाउन करते हैं आर बाइंडर से उनको, ठीक है? तो फिर हमें पैंक्रियाटिक इनसफिशिएंसी में जो है हमें ये देखने को मिल सकता है, ठीक है? उसके बाद और कौन-सी कॉज़ हो सकती है माल अब्ज़ॉर्प्शन में क्राउन डिज़ीज़ जो कि हमने ऑलरेडी जो है वो डिस्कस कर ली हुई है। उसके बाद बैक्टीरियल ओवरग्रोथ यस, बैक्टीरियल ओवरग्रोथ जो है वो भी हो सकती है बिकॉज़ ऑफ बैक्टीरिया लव्स टू यूज़ योर न्यूट्रिएंट्स, ठीक है? तो वो भी हो सकती है। एक और बात और वो है टेप वर्म है, फिश टेप वर्म है, उसका नाम है डाइफेलोपोस्रियम लेटम, डाइफेलोपोस्रियम लैटम, ठीक है? तो इस केस में भी जो है आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है? तो ये होगी मोटी-मोटी काज़ेज़। अब आ जाओ इसकी जो सिम्पटम्स हैं वो क्लासिकल क्लिनिकल फीचर्स आपको जो है वो क्या देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पर मैं क्लिनिकल फीचर्स लिख देता हूँ। सारे एनीमिया वाले
आपको जो है फीचर्स देखने को मिलेंगे, फटीग, वीकनेस, डिज़िया वगैरह-वगैरह, ठीक है। उसके बाद जो है इसमें ग्लोसाइटस आपको देखने को मिल सकता है, बीफी रेड सोर्स टंग जो है आपको देखने को मिलती है। ग्लोसाइटस देखने को मिल सकता है, ठीक है। एंगुलर चिलिसिस देखने को मिल सकती है, ठीक है। ये हमने हमने आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में भी देखा था, एंगुलर चिलोसिस। ये जो विटामिन बी12 है, ये जिस सिम्पटम्स की बुनियाद पर अपने आप को क्लासिफाई करता है, वो है आपकी न्यूरोलॉजिकल सिम्पटम्स और मोस्टली जो है पेरिफेरल न्यूरोपैथी जो आपको देखने को मिलती है। लाइक अगर मैं आम समझाऊँ, क्या होता है कि पिन्स, नीडल सेंसेशन आपको देखने को मिलती है। वो क्यों देखने को मिलती हैं? बिकॉज़ ऑफ लेट मी ड्रा हियर इज़ पेरिफेरल न्यूरोपैथी। इनमें पेशेंट जो है वो कहते हैं कि हमें पिन्स एंड नीडल सेंसेशन जो है वो देखने को मिलती है। लॉस ऑफ प्रोप्रियोसेप्शन जो आपको देखने को मिलता है। कई केसेस में स्पास्टिक पैरालिसिस हो सकता है, डिमेंशिया भी आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है? तो वो क्यों देखने को मिलता है? वो इसलिए देखने को मिलता है कि आप सबको पता है कि आपके स्पाइनल कॉर्ड में डोर्सल ट्रैक्स भी होते हैं, ठीक है? जो कि सिमेट्रिकल पोस्टीरियर डोर्सल कॉलम होते हैं। अगर उनमें डैमेज हो जाए तो होता क्या है कि देयर इज़ अ डिक्रीज़ इन वाइब्रेटरी सेंसेशन एंड प्रोप्रियोसेप्शंस, ठीक है? तो एटेक्सिया भी हो सकता है इन पेशेंट्स में, ठीक है? नीडल्स एंड पिन सेंसेशन आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है? कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट जब इन्वॉल्व होगा तो होगा क्या कि स्पास्टिक ऊपर से आ रहा है ना, मोटर इन्फॉर्मेशन लेके आ रहा है, तो स्पास्टिक पैरालिसिस आपको देखने को मिल सकता है, डिमेंशिया देखने को मिल सकता है, ठीक है? क्लासिकल ट्रायड प्रेजेंट करती है एक्सटेंसर प्लांटर्स के साथ, ठीक है। यूएमएन साइन होता है ये, यूएमएन, ठीक है। और आपको जो है एब्सेंट नी जर्क देखने को मिलता है, ये लेमन का साइन है, ठीक है। उसके बाद जो है एब्सेंट एंकल जर्क, ये भी आपको देखने को मिलता है, दैट इज योर आल्सो ए लेमन साइन। बहरहाल हमें ये इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, हमने सिर्फ ये याद रखना है कि पेरिफेरल न्यूरोपैथी में पेशेंट किस तरह प्रेजेंट कर सकता है। वो कहेगा कि भाई साहब मुझे ये नीडल्स एंड पिन सेंसेशन हो रही है, ठीक है। डिमेंशिया की भी प्रॉब्लम हो सकती है साथ में, लेकिन नीडल्स एंड पिन सेंसेशन की लास्ट में जो है वो हिस्ट्री दी हुई होगी। तो ये दो बातें याद रखनी है, नीडल एंड पिन सेंसेशन। तो इन सारी न्यूरोपैथी जो हम कहते हैं, इसका एक नाम है, उसको हम कहते हैं सब एक्यूट कंबाइंड डीजेनरेशन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। एक्यूटली जो है वो डीजेनरेशन होती है, डोर्सल कॉलम भी इन्वॉल्व होता है, कॉर्टिकोस्पाइनल जो है वो भी आपका इन्वॉल्व होता है, ठीक है। अच्छा, लेबोरेटरी फाइंडिंग जब हम करेंगे तो लेबोरेटरी फाइंडिंग में आपने सिर्फ एक चीज याद रखनी है, बहुत सी फाइंडिंग है लेकिन आपने सिर्फ एक याद रखनी है कि इंक्रीज यूरिन मिथाइल मेलोनिक एसिड, ठीक है, दैट इज द मोस्ट सेंसिटिव टेस्ट फॉर टू डिटेक्ट विटामिन बी12 डेफिशिएंसी, ठीक है। डिक्रीज सीरम लेवल अगर आपकी बॉडी में हो तो दोज आर नॉट रिलायबल मार्कर्स, लेकिन अगर तो आपके यूरिन में जो है इंक्रीज यूरिन मिथाइल मेलोनिक एसिड, मिथाइल मेलोनिक एसिड, ठीक है, दिस इज योर मोस्ट सेंसिटिव टेस्ट टू डिटेक्ट द विटामिन बी12 डेफिशिएंसी एनीमिया, ठीक है। उसके बाद आपका जो है, आप देखोगे कि आपके जो रेटिकुलोसाइट काउंट है वो भी डिक्रीज हुए होंगे। क्यों डिक्रीज हुए होंगे? बिकॉज ऑफ विटामिन बी12 फोलेट क्या करवा रहा था, डीएनए के लिए रिक्वायर्ड था, ठीक है। तो जब डीएनए ही नहीं प्रॉपर होगा तो रेड ब्लड सेल का जो टर्नओवर है वो कम होगा, जारी बात है वो कम होगा, ठीक है। तो रेटिकुलोसाइट जो है वो काउंट हमें यहाँ पर कम देखने को मिलता है। ठीक हो गया। एक और है, हम शिलिंग टेस्ट करते हैं, वो हम बेसिकली देखते हैं कि पर्नीशियस एनीमिया है या नहीं, ठीक है? तो यहाँ पर लिख लो शिलिंग्स टेस्ट। बेसिकली ये हम देखते हैं कि इधर देयर इज़ पर्निशियन एनीमिया और एनीथिंग एल्स दैट कॉजेस मेगालोब्लास्टिक एनीमिया या मैक्रोसाइटिक एनीमिया। तो ये हम जो टेस्ट है इसमें हम देखते हैं कि एंटीबॉडी जो है, एंटीबॉडी आईएफ जो है वो प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट, एंटी इंट्राजिक फैक्टर एंटीबॉडी जो है वो प्रेजेंट होती हैं इसमें, ठीक है। तो अगर प्रेजेंट होगी तो मैक्रोसाइटिक एनीमिया की जो कॉज होगी वो पर्निशियस एनीमिया ही जो है वो होगी, ठीक है। अच्छा, इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसका ट्रीटमेंट भाई साहब वही है कि यू हैव टू गिव सप्लीमेंट्स, विटामिन बी12 सप्लीमेंट्स। तो यही सारा जो है वो आपका ट्रीटमेंट है, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखनी है, अगर आप विटामिन बी12 देखो, विटामिन बी12 के जो पेशेंट होते हैं ना, वो सेम सिम्पटम्स के साथ प्रेजेंट करते हैं, लाइक फोलेट डेफिशिएंसी एनीमिया के साथ। तो आप को नहीं पता होता कि आपने इसको एज अ फोलेट डेफिशिएंट एनीमिया ट्रीट करना है या विटामिन बी12 डेफिशिएंसी के तौर पर जो है वो ट्रीट करना है। इसका एक ही अलग लैब
जो फाइंडिंग्स है वो आएगी, उसके अकॉर्डिंग आप लेकर चलोगे। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप इस पेशेंट को फोलेट दे देते हो ना, तो होगा क्या कि हेमेटोलॉजिकल जो सिम्पटम्स है वो तो डिसअपीयर हो जाएंगी, ठीक है? क्योंकि डीएनए प्रॉपर बनना शुरू हो जाएगा। लेकिन इस पेशेंट की जो है आपकी जो न्यूरोलॉजिकल सिम्पटम्स हैं वो वर्स हो जाएँगी, ठीक है? वो मज़ीद बिगड़ जाएँगी। तो इसलिए हमने लैब फाइंडिंग ज़रूर करवानी होती हैं। आपको ठीक है, आप बड़े सयाने बंदे हो, आपको पता लग गया कि भाई मैक्रोसिटिक एनीमिया है, लेकिन लैब से रूल आउट करवा लेना, ठीक है? क्यों? वो बता दिया बिकॉज़ ऑफ नेवर गिव फोलेट टू विटामिन बी12 डेफिशिएंट एनीमिया बिफोर गिविंग विटामिन बी12 सप्लीमेंटेशन बिकॉज़ ऑफ फोलेट जो है वो डीएनए की सिंथेसिस को ठीक है ओवर कर लेगा, टेक ओवर कर लेगा, लेकिन वो जो न्यूरोलॉजिकल सिम्पटम्स अपीयर हो रही थी ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी12 वो फोलेट पूरी नहीं कर पाएगा, उनको जो है ओवरकम नहीं कर पाएगा, वो मजीद बिगड़ जाएंगी, ठीक है? तो ये चीजें आपने याद रखनी है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, नेवर गिव फोलेट इन बीटा बी12 डेफिशिएंट एनीमिया बिफोर बी12 सप्लीमेंट्स, ठीक है? आप दे सकते हो लेकिन पहले आपने करेक्ट करना है, ठीक है? विटामिन बी12 के लेवल जो है वो करेक्ट करने हैं। ठीक हो गया। ये था हमारा आज का सॉरी आज कह रहा हूँ विटामिन बी12 डेफिशिएंसी एनीमिया के ऊपर। अब हमारा जो रह गया वो एक रह गया दैट इज फोलेट डेफिशिएंसी एनीमिया, ठीक है? तो फोलेट डेफिशिएंसी एनीमिया क्या होता है? फोलेट जो है आपका गुड न्यूज़ यही है कि ये फोलेट जो है ये आपका प्रेजेंट होता है वेजिटेबल्स में भी प्रेजेंट होता है और ये एनिमल प्रोटीन्स में भी जो है वो प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फोलेट डेफिशिएंसी एनीमिया, ठीक है? तो इसके बारे में हम क्विक रिव्यू कर लें तो फोलेट इज प्रेजेंट इन लीफी वेजिटेबल्स। अच्छा जी, फोलेट इज प्रेजेंट इन लीफी वेजिटेबल्स। ओके ओके, प्रेजेंट इन लीफी वेजिटेबल्स में आपको देखने को मिलता है ये एनिमल प्रोटीन में भी जो है आपको देखने को मिलता है। ठीक हो गया? इसके बारे में सिर्फ आपने ये बात रखनी है कि ये जेजुनम में जो है वो अब्ज़ॉर्ब होता है, ठीक है? तो हमने आयरन को देखा, आयरन जो है वो ड्यूडेनम में अब्ज़ॉर्ब होता है, ठीक है? विटामिन बी12 जो है वो आपका जो है होता है टर्मिनल इलियम में और ये भाई साहब जो है फोलेट जो है ये होते हैं आपके जेजुनम में। तो ये सीक्वेंस जो है वो याद रखने की ज़रूरत है बिकॉज़ ऑफ फिजियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो आपको पूछा जा सकता है। या सर्जरी के पॉइंट ऑफ व्यू से या कोई भी मेडिसिन के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है, इसमें ये इन्वॉल्व एरिया इन्वॉल्व होते हैं, तो वो उससे पूछ सकते हैं कि भाई इसमें कौन सी कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं, तो आपको बताना पड़ेगा। तो ये चीजें जो है वो याद रखने की जरूरत है, ठीक है? इसकी काजेज क्या है? इसकी भी सबसे मोस्ट कॉमन काज जो है वो यही है कि डिक्रीज इनटेक होता है आपका, ठीक है? माल न्यूट्रिशन देखने को मिलती है और गोट मिल्क जो यूज करते हैं, ठीक है, दैट हैज नो फोलेट, तो उसमें भी जो आपको देखने को मिल सकती है। इंक्रीज डिमांड आपको देखने को मिल सकती है इन क्रोनिक हीमोलिटिक एनीमिया में, सिकल सेल डिजीज में, ठीक है, प्रेगनेंसी में आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है? तो प्रेगनेंसी में जो है आपने रिकमेंड करनी थी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो है वो फॉलिक एसिड जो है वो सप्लीमेंटेशन देनी होती है बिकॉज ऑफ अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो ये खाली जो है वो एनीमिया नहीं करवाएगा, ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट भी जो है वो भी करवाएगा। तो फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन जो है वो रिकमेंडेड है फर्स्ट ट्राइमेस्टर से ही, ठीक है? अच्छा, मैलिग्नेंसी हो सकती है जिसमें फोलेट जो है वो ज्यादा यूज हो रहा है। मैलिग्नेंसी कौन सी हो सकती है? कैंसर। अब कैंसर हमारे क्या करते हैं? कॉमन सेंस की बात है, कैंसर जो है वो मल्टीप्लिकेशन पर डिपेंड कर रहे होते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए जो है वो डीएनए रिक्वायर्ड होता है, तो डीएनए के लिए क्या होता है? फोलेट रिक्वायर्ड होता है। तो अगर एक स्टोर से हद के, फॉर एग्जाम्पल एक कैपेसिटी स्टोर की है 50 है और वो फैक्ट्री जो काम कर रही है वो 100 पर काम कर रही है, तो ये बेचारा कहाँ से पूरी करेगा उसकी अमाउंट, ठीक है? फोलेट मैलिग्नेंसीज में जो है इस वजह से जो है वो डेफिशिएंट हो जाता है, ठीक है? ऊपर से हम उन पेशेंट को जो ट्रीट करने के लिए जो है दे देते हैं ड्रग मेथोट्रेक्सेट या 5-फ्लोरोउरासिल, वो मजीद कम कर देता है। इसलिए मेथोट्रेक्सेट के साथ जो है वो फोलेट सप्लीमेंटेशन रिकमेंडेड है, ठीक है? ताकि सीवियरली जो है वो फोलेट डेफिशिएंट ना हो जाए, ठीक है? उसके बाद माल एब्जॉर्प्शन डिजीज हो सकती है, सीलियाक डिजीज में आपको देखने को मिल सकता है जिसमें एट्रोफी जेजुनम में इलियम में जो है वो विल्लेस की एट्रोफी हो जाती है। तो फोलेट और विटामिन बी12 डेफिशिएंसी ये दोनों हो सकती हैं सीलियाक डिजीज में। तो सीलियाक डिजीज में, ठीक है?
आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया भी हो सकती है इसमें। और ड्रग्स कौन-सी हो सकती हैं जो कि कॉज़ कर सकती हैं? मैंने पहले बता दिया कि मेथोट्रेक्सेट हो गई है, ठीक है? उसके बाद 5-फ्लोरोयूरासिल हो गई है, ठीक है? ट्राइमिथोप्रिम सल्फा मिथोक्लोज़ोल, ठीक है? ये हो सकती है जिसमें हम इस पाकिस्तान में किस नाम से आती है ड्रग? सेप्ट्रान के नाम से आई थिंक सेप्ट्रान के नाम से जो है ये ड्रग आती है, सेप्ट्रान डीएस जो हम देते हैं, तो उसमें भी जो है अ, ये ड्रग जो है ये फोलेट डेफिशिएंसी करवा सकती है, ठीक है? फेनिटाइन जो है वो करवा सकती है, तो ये सारी की सारी ड्रग हैं, लेकिन ये जो 2 हैं ये नहीं भूलनी अपनी मिथोट्रेक्सेट एंड 5-फ्लोरोयूरासिल ये ईज़ी था, ठीक है? लैब फाइंडिंग्स क्या है? लैब फाइंडिंग्स में आपको देखने को मिलेंगी लैब से में आपको सीरम फोलेट जो है वो कम देखने को मिलेगा। ठीक है? सिम्पटम इसकी वही हैं, ठीक है? जो हमने मैक्रोसिटी में पढ़ा, लेकिन इसमें जो है पेशेंट एनीमिया की सिम्पटम के साथ प्रेज़ेंट करेगा, लेकिन इसमें न्यूरोलॉजिकल सिम्पटम जो है वो नहीं होती एज़ कम्पेयर टू बी12 डेफिशिएंसी एनीमिया। हमने इनको डिफरेंशिएट कैसे करना है वो लैब फाइंडिंग के इवें जो है हमने इनको डिफरेंशिएट करना होता है। फोलेट को जब हम सॉरी विटामिन बी12 को हम देखेंगे तो उसका जो मोस्ट सेंसिटिव टेस्ट जो है वो यूरेन मिथाइल मेलानिक एसिड जो है वो इंक्रीज़ हुआ हुआ था। तो दैट विल मेक अस पुट अ स्टैम्प ऑन योर डायग्नोसिस कि ये विटामिन बी12 ही है। लेकिन इसमें जो है मिथाइल मेलेनिक मेलोनिक एसिड जो है वो नॉर्मल होता है, ठीक है? नॉर्मल मिथाइल मेलोनिक एसिड, ठीक है? इसमें भी जो आपका जो है रेटिकुलोसाइट काउंट जो है वो डिक्रीज़ होता है। क्यों होता है? वो पहले मैंने बता दिया विटामिन बी12 में ही, ठीक है? और इसमें बस यही सिम्पटम्स हैं। आपने इसको जो है वो हाँ, इसमें जो है इंक्रीज़ होमोसिस्टीन लेवल आपको देखने को मिलता है। होमोसिस्टीन, ठीक है? और उसमें जो है मिथाइल मेलोनिक एसिड जो है आपको देखने को मिलता है, ठीक है? इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसका ट्रीटमेंट यही है कि आपको ओरल फॉलिक एसिड जो है वो देनी पड़ती है, सप्लीमेंटेशन, ठीक है? और सिर्फ़ ये ट्रीटमेंट है, फॉलिक एसिड, सप्लीमेंटेशन और ये प्रेग्नेंट वुमेन में चाहे एनीमिया है या नहीं है, ये रिकमेंड है और ये देनी ही बनती हैं बिकॉज़ ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट ना हो जाए बेबी में, इस वजह से जो है हमें देनी पड़ती हैं, ठीक है? ज़ाहिर बात है हमने पढ़ा कि इंक्रीज़ डिमांड हो जाती है, प्रेगनेंसी में इंक्रीज़ डिमांड होती है, ज़ाहिर बात है जब इंक्रीज़ डिमांड होती है तो जो मदर होती है वो तो सर्वाइव कर लेती है लेकिन जो बेबी है उस पर जो है इफ़ेक्ट करता है। इसलिए फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन इज़ रिकमेंडेड टू ऑल वुमेन्स ऑफ द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ठीक है? क्योंकि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का जो मसला था वो अ, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही जो है वो आपको देखने को मिलता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने देखा कि व्हाट इज़ फोलेट डेफिशिएंसी एनीमिया, व्हाट इज़ विटामिन बी12 डेफिशिएंसी एनीमिया, ठीक है? अब जो हमारा आगे एनीमिया होगा वो होगा नॉर्मोसाइटिक एनीमिया, ठीक है? जिसमें हम देखेंगे व्हाट इज़ हेमोलाइटिक एनीमियाज़, ठीक है? उसके बाद सेफरोसाइटोसिस देख लेंगे हम। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सिकल सेल डिजीज़ इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक, ठीक है? और उसके बाद जो है फिर हम इंशाल्लाह ल्यूकीमिया वगैरह वगैरह बनाएँगे। कुछ एंजाइम डेफिशिएंट एनीमिया होते हैं जैसे ग्लूकोसिल फॉस्फेट डेफिशिएंट एनीमिया, ये भी नॉर्मोसिटिक में आता है, ठीक है? पाइरुवेट काइनेज है वो भी आ जाता है लेकिन उसको हम जो है वो नहीं देखेंगे। ऑटो इम्यून हेमोलाइटिक एनीमिया ये भी हम देखेंगे, नॉर्मोसिटिक में आता है ये भी। इसमें वार्म बॉडी है क्या होता है, कोल्ड बॉडी क्या होता है वो हम देखेंगे, ठीक है? प्रोक्सिमल नोक्टर्नल हीमोग्लोबिन जो है ये भी हम देखेंगे। तो ये अगला जो लेक्चर होने वाला है वो काफ़ी बड़ा होने वाला है और आई थिंक सो हमें उसको जो है वो 2 पार्ट में जो है स्प्लिट करना पड़ जाएगा। बहरहाल अभी तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में हमेशा याद रखें एंड टू ऑल ऑफ यू ईद उल अज़हा मुबारक। जिन्होंने आज देखनी होगी वीडियो उनको आज मिल जाएगी और जिन्होंने कभी देखनी होगी तो उनको कभी देखने को मिल जाएगी। बहरहाल सबको ईद मुबारक। यू कैन से कि ईद के दिन ही जो है मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो मैं बोर हो रहा था, सोचा क्यों ना कुछ कर लिया जाए। अल्लाह हाफ़िज़।